हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए, आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अचानक क्लास के दो बच्चों के बीच भयंकर मारपीट शुरू हो जाती है। हाँ, जो कि आम तौर पर हो ही जाता है स्कूल्स में। बिल्कुल। और एक आम इंसान की तरह आपको लगेगा कि दिक्कत इन दो बच्चों में है ना, शायद इनका स्वभाव ही शैतानी है। पर अगर हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो वह गुस्सा उन बच्चों का अपना नहीं है। राइट, वो तो किसी और मानसिक प्रेशर का धमाका होता है। सही कहा। तो DEL-ED 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के रूप में आप सब भविष्य के शिक्षक हैं और आज की इस मास्टर क्लास में जो राजन सीरीज 2026 पर आधारित है, हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास के असली विज्ञान को समझेंगे। और देखिए दोस्तों, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के लिए सिर्फ तथ्यों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मिशन शांति के उन 4 मुख्य स्तंभों को समझना है जो एक व्यक्ति के मन से शुरू होकर पूरे विश्व तक फैलते हैं। यानी फाउंडेशन से लेकर एकदम टॉप तक। एग्जैक्टली, क्योंकि शांति बाहर मैदान या किसी कानून की किताब में नहीं बनती, वो सबसे पहले व्यक्ति और मन से शुरू होती है, फिर वह तनाव और चुनौतियों को पार करती है, उसके बाद समाज और नैतिकता में आकर्षक रूप लेती है और अंत में विश्व और भविष्य को सुरक्षित करती है। वाह, तो आज की ये क्लास एक भूल भुलैया को सुलझाने जैसी होगी। तो चलिए सबसे पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, व्यक्ति और मन। किताबों में लिखा है कि सामाजिक शांति की नींव व्यक्ति की स्वजागरूकता और उत्तम चरित्र पर टिकी है। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस और गुड कैरेक्टर। राइट। अब स्वजागरूकता को एक अर्जित गुण यानी अक्वायर्ड ट्रेट बताया गया है। यहाँ मुझे एक उलझन होती है। हम तो अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी ही बहुत समझदार या शांत होते हैं, तो इसे अर्जित क्यों कहा गया है? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके क्या कर्तव्य हैं या उसका गुस्सा दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहा है। अच्छा, मतलब वो ब्लैंक स्लेट होता है। बिल्कुल। स्व जागरूकता का मतलब है स्वयं को, परिवार को और समाज और देश को समझना। और ये चीजें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अर्जित करता है, यानी सीखता है। तो इसमें एक शिक्षक का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। अगर एक शिक्षक क्लास में बच्चों को उनकी गलतियों और अच्छाइयों का आईना नहीं दिखाएगा तो वो कभी स्वजागरूक नहीं बनेंगे। बिना जागरूकता के किसी भी प्रकार की उन्नति असंभव है। समझ रही हूँ। जैसा किसी मजबूत इमारत के लिए फाउंडेशन की जरूरत होती है और इसी नींव का दूसरा हिस्सा है उत्तम चरित्र। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो सामाजिक व्यवहार तय करता है और इसलिए इसकी समझ सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, और यही बात BN झा जी का कथन भी कहता है। सही कहा। पर एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक शिक्षक के पास क्लास में 40 बच्चे होते हैं। अब इन 40 बच्चों के अलग अलग मानसिक गुण और व्यक्तित्व को समझना क्या सच में संभव है? देखने में ये कठिन लगता है, क्योंकि मटेरियल में मनोवैज्ञानिकों के कई वर्गीकरण दिए गए हैं, जैसे क्रचमर और शेल्टन के। इनका एक्चुअल उपयोग क्या है क्लास में? दिखने में ये क्लासिफिकेशन कठिन जरूर लगते हैं, पर ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे क्रचमर ने बच्चों की शारीरिक बनावट के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं। पहला, पिकनिक, जो थोड़े गोल मटोल और छोटे कद के होते हैं। ये आमतौर पर खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, एस्थेनिक, दुबले पतले और लंबे, जो थोड़े चिड़चिड़े या अकेले रहना पसंद करते हैं। तीसरा, एथलेटिक है, जो संतुलित और मजबूत होते हैं। और चौथा, डिस्प्लास्टिक, जिनका विकास थोड़ा असामान्य होता है। वहीं शेल्डन ने भी इसी तरह 3 प्रकार बताए, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। रुकिए, तो क्या एक टीचर बच्चों की हाइट और वेट नापकर उनका चरित्र तय करेगा? ये तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? नहीं, यहाँ मुद्दा फिजिकल मेजरमेंट का बिल्कुल नहीं है। मुद्दा है उनकी प्रवृत्ति यानी टेंडेंसीज को पहचानने का। मान लीजिए 2 बच्चों का झगड़ा हो गया क्लास में। हाँ, जो आम बात है। अगर शिक्षक जानता है कि एक बच्चा एस्थेनिक है यानी इंट्रोवर्ट और सेंसिटिव है, तो उस पर सबके सामने चिल्लाने से वो बच्चा परमानेंटली सहमा हुआ रह सकता है। ओह, मतलब उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। एग्जैक्टली। वहीं अगर दूसरा बच्चा न्यूमन और स्टर्न के वर्गीकरण के हिसाब से एनालिटिकल है, यानी वो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर लॉजिकली देखता है, तो उसको चुप कराने के बजाय उसको झगड़े का लॉजिक समझाना पड़ेगा। इसीलिए सामान्य वर्गीकरण जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी व्यक्तित्व के इन मॉडल्स का मकसद बच्चों की साइकोलॉजी को डिकोड करना है, ताकि हम उन्हें बेहतर ढंग से हैंडल कर सकें। सही पकड़ा आपने। बिना इंजन की बनावट समझे आप गाड़ी नहीं चला सकते।
बिल्कुल। अब जब एक शिक्षक ने ये डिकोड कर लिया और बच्चों में स्व जागरूकता की नींव डाल दी, तो इस शांति को लगातार बनाए रखने के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए। और हमारे इस मास्टर क्लास मटेरियल में उस तकनीक का नाम दिया है महर्षि पतंजलि का अष्टांगा योगा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर मुझे सच बताइए, आजकल योगा का मतलब तो लोग सिर्फ जिम मैट पर लेटकर आसना करना समझते हैं ना। ध्याना और धारणा जैसे भारी शब्द आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाले दौर में बच्चों के लिए कैसे फिट बैठते हैं? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आज चल रही है। महर्षि पतंजलि ने योग को सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे 8 चरणों में बांटा था। इसमें से पहले 4 चरण बाहिरंग योग कहलाते हैं, यानी बाहरी साधन। और वो 4 कौन से हैं? यम, नियम, आसना और प्राणायाम। इसमें आसना शरीर को स्थिर करता है और यम आपके आचरण को शुद्ध करता है। यम के 5 नियम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, राइट? हाँ, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। एक 4th क्लास के बच्चे के लिए अपरिग्रह का प्रैक्टिकल मतलब है कि दूसरे बच्चों की पेंसिल और रबर जबरदस्ती इकट्ठा ना करना। अरे वाह! तो यमा और नियमा एक्चुअली सोशल बिहेवियर की ट्रेनिंग है। और अंतरंग योग यानी आंतरिक साधन क्या है फिर? अंतरंग योग मन को ट्रेन करने के लिए है। इसमें आते हैं धारणा, जिसमें किसी एक विषय पर मन को टिकाना होता है, फिर ध्याना यानी उस पर लगातार फोकस करना, और आखिरी है समाधि। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है। क्या कैच है? बाहरी शरीर और आंतरिक मन आपस में सीधे नहीं जुड़ते। इनको जोड़ने के लिए एक 5वां चरण है जिसे प्रत्याहारा कहते हैं। ये एक सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। प्रत्याहारा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? चलिए इसे एक मॉडर्न एनालॉजी से समझते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है ना? जब आपको बहुत ध्यान से कोई काम करना होता है तो आप क्या करते हैं? मैं तो फोन को एयरप्लेन मोड या डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देती हूँ, ताकि नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब ना करें। बस वही। प्रत्याहारा हमारे दिमाग का एयरप्लेन मोड है। हमारी इंद्रियां लगातार बाहरी दुनिया की नोटिफिकेशंस रिसीव करती रहती हैं, आवाज, दृश्य, स्वाद। प्रत्याहारा का अभ्यास इन इंद्रियों को बाहरी आकर्षण से काटकर अंदर की तरफ मोड़ना सिखाता है। वाओ, एयरप्लेन मोड ऑफ द माइंड, ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है इसको समझने का। बिना इस मोड के तो बच्चा 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकता। एग्जैक्टली। बिना मानसिक नियंत्रण के भारी शांति एक मजाक है। अब अगर ये एयरप्लेन मोड फेल हो जाए और बच्चा या व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन न बना पाए, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा स्तंभ, तनाव और हिंसा। हाँ, स्ट्रेस एंड वायलेंस। हमारे मटेरियल में तनाव को एक प्रेशर वाल्व मॉडल के रूप में समझाया गया है। गेट्स नाम के विद्वान ने कहा है कि तनाव असंतुलन की दशा है जिसमें मनुष्य का व्यवहार असामान्य हो जाता है। बिल्कुल। और इसको हम प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग के अंदर उबाल चल रहा है। दिन भर के गुस्से से कुकर में गैस बन रही है। तो अगर उस कुकर में सीटी नहीं होगी तो कुकर फट जाएगा। वही तो। इंसान के केस में ये धमाका हिंसा या वायलेंस के रूप में होता है। इस मॉडल के अनुसार इस दबाव को सामान्य करने के लिए 2 चीजें प्रेशर वाल्व का काम करती हैं: मूवमेंट यानी खेलकूद, और श्वासन क्रिया यानी गहरी सांस लेना। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। उन्होंने जो प्रेशर वाल्व मॉडल और किशोरावस्था की हिंसा के बीच का विश्लेषण दिया है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। खासकर किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस में, जहां फिजिकल बदलाव आते हैं, बच्चा स्वतंत्रता चाहता है। हाँ, ये सब आंतरिक बदलाव है। और जब उसको समाज से सपोर्ट नहीं मिलता या खराब पारिवारिक माहौल मिलता है जो कि बाहरी बाधाएं हैं, तो टकराव होता है। अगर हम स्कूल में बच्चों को खेलने का मौका ना दें तो उनका गुस्सा हिंसा के रूप में दूसरे बच्चों पर ही उतरेगा ना। एकदम ठीक। और शिक्षकों को ये भी समझना पड़ेगा कि हिंसा सिर्फ मार पीट तक सीमित नहीं है। इस मटेरियल में हिंसा के कई प्रकार बताए गए हैं। मौखिक हिंसा जैसे गाली गलौच, मनोवैज्ञानिक हिंसा जैसे किसी को डरा के रखना, और ढांचागत हिंसा भी तो है इसमें। हाँ, ढांचागत हिंसा बहुत खतरनाक होती है। इसका मतलब है कि हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो भेदभाव कर रहा है, जैसे जातिवाद या गरीबी। और एक और रूप है अश्लीलता, जो मीडिया के जरिए बच्चों के दिमाग पर हिंसा ही कर रही है। और इसी के साथ जुड़ी हुई है सबसे आधुनिक चुनौती, साइबर बुलिंग। मास्टर क्लास के नोट्स में इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है। इसमें 3 हिस्से होते हैं: हमलावर, माध्यम और प्रभाव। राइट। इंटरनेट का दुरुपयोग और उसकी वजह से होने वाली मानसिक प्रताड़ना। मुझे इस मटेरियल में एक डिटेल बहुत अच्छी लगी।
जहां इनका मूल स्रोत यानी जनसंचार के शाब्दिक अर्थ को समझाया गया है। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका मतलब होता है चलना। सही पकड़ा आपने। जब ज्ञान चलकर दूसरों तक पहुंचता है तो वह संचार है। लेकिन साइबर बुलिंग में क्या होता है? किसी की इज्जत या फेक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के सहारे लगातार चल रही होती है, ये कभी रुकती नहीं। और बच्चों के मामलों में ये घातक इसलिए है क्योंकि फिजिकल बुलिंग स्कूल में होती है, पर साइबर बुलिंग फोन के जरिए उसके बेडरूम तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए डिजिटल सेफ्टी सिखाना सबसे जरूरी है। अब यहाँ तक हमने व्यक्ति का आंतरिक संतुलन देखा और हिंसा को समझा, पर सवाल ये है कि एक शिक्षक इस नेगेटिविटी को पूरे समाज के स्तर पर कैसे ठीक करे। इसके लिए मटेरियल हमारे चौथे स्तंभ की बात करता है, शांतिपूर्ण समाज और राष्ट्रीय एकता। हाँ, जहाँ नैतिकता की बात आती है। राइट। इसमें पंचमूल की बात की गई है, सत्यनिष्ठा, सम्मान, दया, न्याय और कर्तव्य। साथ ही गांधी जी के अस्त्र सत्याग्रह, संयमित आचरण और क्षमाशीलता की बात हुई है। लेकिन दोस्तों, सच बताइए, हम सब जानते हैं कि क्लास में बच्चे टीचर के भाषण से ज्यादा अपने दोस्तों से सीखते हैं। पीयर प्रेशर, ये तो एक रियलिटी है। वहां कोई महात्मा गांधी बनने को तैयार नहीं होता, तो इन मूल्यों को बच्चों के अंदर नेचुरली कैसे डाला जाए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इसका समाधान मटेरियल में सहपाठी समूह यानी पीयर ग्रुप के अंतर्गत समझाया गया है। मटेरियल कहता है कि 4-5 छात्रों का एक समूह बनाइए। अच्छा, स्मॉल ग्रुप्स। हाँ, जब बच्चे ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हैं या खेलते हैं तो उन्हें मजबूरी में एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है। यहीं से मैं की जगह हम की भावना का विकास होता है। जब हम की भावना एक क्लास से निकलकर पूरे देश में आ जाती है, तभी राष्ट्रीय एकता बनती है। मतलब जैसे एक अकेली बूंद कुछ नहीं होती, पर जब 4-5 बूंदें मिलती हैं तो एक ताकत बनती है। वही हम की भावना है। पर देश के लेवल पर तो ये हम की भावना बनने में बहुत सारी दीवारें आती हैं। जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जिसकी ईंटों के बीच का सीमेंट ही कमजोर है। इन्हीं दरारों को भरने के लिए हमारे संविधान ने कुछ बहुत ही ठोस समाधान दिए हैं। विद्यार्थियों को अनुच्छेद 325 यानी आर्टिकल 325 का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 325 क्या कहता है एग्जैक्टली? ये अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचक नामावली में शामिल होने पर उसके धर्म, वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रूल नहीं है, ये संदेश है कि सामाजिक तौर पर हम सब एक बराबर हैं। पॉइंट है। और मानवाधिकार आयोग भी तो इसी दिशा में काम करता है ना? बिल्कुल। 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो जीवन, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार की गारंटी देता है। एक शिक्षक को ये सब सीखना चाहिए ताकि वो क्लास में इसी बराबरी को लागू कर सके। एकदम शानदार पॉइंट। और जब एक छोटी सी क्लास और आगे चलकर एक पूरा देश इस न्याय और एकता को प्राप्त कर लेता है, तब हम अपने आखिरी और सबसे विशाल स्तंभ पर पहुंचते हैं, विश्व और भविष्य, यानी सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अमूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनते ही दिमाग में सिर्फ पेड़ लगाना और ग्लोबल वार्मिंग आता है ना? पर यहाँ मटेरियल में सतत विकास का त्रिआयामी मॉडल समझाया गया है। ये 3 आयाम क्या हैं? देखिए, अगर आप किसी आम इंसान से कहें कि जंगल मत काटो, पर उसके पास खाने को रोटी नहीं है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो तो जिंदा रहने के लिए जंगल काटेगा ही। हाँ, पेट की भूख सबसे बड़ी होती है। इसीलिए एसडीजी के इस 3D मॉडल में 3 घेरे हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। यानी बिना पैसे और सामाजिक शांति के पर्यावरण नहीं बचाया जा सकता। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। आर्थिक विकास से लोगों की गरीबी दूर होती है, सामाजिक विकास से उनके बीच का जातिवाद खत्म होता है। जब ये दोनों शांत होते हैं, तभी समाज प्रकृति के बारे में सोचता है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, ताकि आज की जरूरतें पूरी हों और भविष्य पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा रहे। हाँ, शिवांश मिश्रा सर ने मेंशन शांति का ये इकोसिस्टम बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि कैसे स्वयं से शुरू होकर शांति पूरे ब्रह्मांड तक फैलती है। यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट एक चेन रिएक्शन की तरह है। हाँ, एकदम चेन रिएक्शन है। एक बहुत ही प्यारा मॉडल इस मटेरियल के अंत में दिया गया है, शांति का परिस्थितिकी तंत्र। सबसे सेंटर में है द सेल्फ, जहां स्वर जागरूकता और अष्टांगा योग है। फिर उसके बाहर है द सोसाइटी, जहां चरित्र और सहपाठी समूह काम करते हैं। और सबसे बाहर की लेयर है द वर्ल्ड, जिसमें राष्ट्रीय एकता और सतत विकास मिलकर विश्व बंधुत्व बनाते हैं। और इसी इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए विवेकशील मनुष्यों के 4 परम लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्था, कामा और मोक्ष।
ये 4 स्तंभ प्रतीक हैं कि मनुष्य का जीवन सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं है। उसका लक्ष्य नैतिकता पर चलकर आर्थिक समृद्धि पाना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना है। दोस्तों, विद्यार्थियों, इस चर्चा को विराम देने से पहले हम आपसे एक डीप सवाल पूछना चाहते हैं। दुनिया भर के नेता आज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और विश्व शांति की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हम सच में विश्व स्तर पर सतत विकास हासिल कर सकते हैं अगर हमारा अपना आंतरिक मन आज भी तनाव और हिंसा का प्रेशर कुकर बना हुआ है? सही बात है। अगर आंतरिक शांति नहीं तो भारी विकास कैसा? अगर हमने प्रत्याहारा के सेतु से अपने एयरप्लेन मोड को मजबूत नहीं किया है तो ये सब बेकार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सबको अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि शांति बाहर तलाशने की नहीं, भीतर से जगाने की चीज है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।